तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसके पहले चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। और हड़प्पन सभ्यता से तो आप लोग परिचित हैं क्योंकि जो बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे उन्होंने स्टैंडर्ड 7th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं किसके बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो चैप्टर 1 है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मोहर, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मोहर है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया गया है, जिसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। और इस मोहर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट हैं, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। यहाँ एक तस्वीर बना हुआ है, यहाँ भी एक तस्वीर बना हुआ है, ठीक है। ये जो तस्वीर बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, इसी बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले द हड़प्पन सील, मोहर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहर को सील बोलते हैं। इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग सबसे अनोखा आर्टिफैक्ट्स है में से एक है हड़प्पन, या फिर हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। अब यहाँ देखिए, स्टेटाइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेल खड़ी। क्या होता है? सेल खड़ी होता है। तो सेल खड़ी पत्थरों से, ज़्यादातर मोहरें जो प्राप्त हुई है सेल खड़ी पत्थरों से बनी हुई हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की यानी कि सभ्यता की सबसे अनोखी, ठीक है, अनोखी पहचान में से, आर्टिफैक्ट्स में से ये एक है। सेल्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स, जिसमें ऐसे मोहरें जिनमें किनकी तस्वीरें बनी हुई है, तो जानवरों की, एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, और उसमें एक प्रतीक भी है लिपि का। लिपि, जैसा कि मैंने आपको इस मोहर में बताया भी, किसका? तो लिपि का, ठीक है। लिपि हम लोग जानते हैं जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक इसी प्रकार हड़प्पन सभ्यता में भी स्क्रिप्ट थी। और स्क्रिप्ट तो होना ही चाहिए, और बिना स्क्रिप्ट के तो कोई भी भाषा पूर्ण हो ही नहीं सकती। अब देखिए, कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमाइंस अनडिसिफर्ड, जिसको अब तक, जिसके बारे में जानकारी नहीं ली जा सकी है, ठीक है। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind their houses. अब देखिए, फिर भी we know, हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें किनके जीवन के बारे में, about the lives of the people who lived in the region, जो उस क्षेत्र में रहते थे उन लोगों के बारे में, फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट, जो उन्होंने छोड़ा बिहाइंड, अपने पीछे, जैसे उनके घर, पॉट्स, बर्तन, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, जेवरात, टूल्स, औजार, मोहरें, ये सब जो एक्सकेवेशन यानी कि एक्सकेवेशन का मतलब, एक्सकेवेशन यानी कि कहिए उत्खनन के द्वारा, यानी कि मिट्टी की खुदाई के बाद जो प्राप्त हुए हैं, उनसे हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती है इस सभ्यता के संबंध में, के बारे में, ठीक है। तो इन द अदर वर्ड्स, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक, यानी कि पुराना प्राचीन समय का जो वस्तु है, तत्व है, उसके साक्ष्य से। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल का मतलब पुरातत्व। चलिए, हम लोग जानते हैं व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हम क्या जानते हैं इस संबंध में, हड़प्पन सभ्यता के संबंध में, एंड हाउ वी नो अबाउट इट, और कैसे जानते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड, और यह भी जानेंगे हम लोग कि कैसे जो ये पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, पदार्थ हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, पदार्थ हैं, इससे हम लोग जो है वर्तमान के से संबंध जोड़ करके, कि कैसे वो लोग इसका प्रयोग करते होंगे, क्या इस वस्तु का उपयोग रहा होगा, इसके बारे में जानेंगे, या कैसे जानते हैं, कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। There are some aspects of the civilization that are as yet known and may even remain so.
देर आर सम एस्पेक्ट्स, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं ऑफ द सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, दैट आर एज येट अननोन, जो अभी भी क्या है, अननोन है, जिसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। इस सभ्यता की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। अब आते हैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम को देखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आप पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इससे बेहतर क्या होगा कि आप रिमेंबर रख पाएंगे, और ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में या ये आपको काम में आने वाला है, खास तौर पे जो यूपीएससी बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें तो काम आने वाला ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम देखते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले भी बोल चुके हैं हम आपको कि हड़प्पन सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आता है कि एक ही सभ्यता का ये दोनों नाम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता के संबंध में जो हमको जानकारी मिली थी वो हड़प्पा नगर से मिली थी, इसलिए इससे मिलते जुलते साक्ष्य जिन जिन क्षेत्रों में मिले उन सबको हड़प्पन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अब चलिए, द टर्म हड़प्पन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड, जहां इसका पहचान मिला उस जगह का नाम था हड़प्पा, और इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। द टोटल टाइम स्पान ऑफ द सिविलाइजेशन रेंजेस फ्रॉम, अच्छा टोटल टाइम स्पान इसका देखते चलेंगे। जो टोटल टाइम स्पान है आपका कितना है इस सभ्यता का, तो 6000 BCE से, कब से, 6000 BCE से 1300 BCE। आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या खासतौर पे नोटबुक लेकर के बैठा कीजिए जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करें तो 6000 BCE से, BCE जानते हैं आप लोग बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1300 बिफोर कॉमन एरा तक, ठीक है। द अर्ली फेज टर्म एज अर्ली हड़प्पन, अच्छा शुरुआती जो, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन समझिए कि स्टेबलाइज ही हो रहा था, उस समय के फेज को कहा जाता है अर्ली हड़प्पन। तो 6000 BCE से लेकर के 2600 BC तक इसको फॉर्मेटिव फेज कहा जाता है। जो शुरुआती में जो सभ्यता बसना शुरू हुई थी, स्टेबलाइज होना शुरू हुई थी, तो उस सभ्यता को, उस समय को क्या कहा जाता है, तो फॉर्मेटिव, याद रखना है इस बात को, कहा जाता है फॉर्मेटिव फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। द अर्बन फेज, उसके बाद, अच्छा फॉर्मेटिव फेज में तो छोटे छोटे मकान रहे होंगे, लेकिन अर्बन शब्द ही है जिसका मतलब होता है शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण। फेज ऑफ द सिविलाइजेशन टर्म एज अ मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से 1900 BCE तक, ठीक है, 2600 BC से 1900 BCE तक। तो अब देखिए शुरुआत में जो सभ्यता बसना शुरू हुई, प्रारंभ कहिए, उस समय का जो था, या उस समय आपको जो है क्या कहा गया, फॉर्मेटिव फेज, और उसके बाद वाले को क्या कहा गया, तो अर्बन फेज कहा गया, जो 2600 यानी 2600 से 1900 BCE के बीच माना जाता है। इज द मोस्ट प्रोस्पेरस फेज, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा उन्नत फेज माना जाता है, काल माना जाता है इस सभ्यता का। द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। ये जो पतन हुआ वो स्टार्ट कब से शुरू हुआ? अराउंड 1900 BC, 1900 ईस्वी से इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इस पतन के संबंध में भी अनेक बातें कही जाती है। अनेक स्कॉलर हैं, अनेक हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जिनका मानना है कि संभवतः इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बसी हुई थी ज़्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थी, और हो सकता है कि नदियों में उफान या बाढ़ आया होगा जिसके कारण कि यह सभ्यता नष्ट हुई। कई लोग महामारी को मानते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को मानते हैं, पेंडेमिक मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि कोई संभवतः कोई विदेशी जो है आक्रमण किया और इस सभ्यता का जिससे अंत हो गया, ठीक है। अनेक स्कॉलर का अनेक विचारधारा है इस पर, अनेक बातें हैं। दिस डिसेंडेंट फेज, इसको क्या कहा जाता है? 1900 BCE से 1300 BCE, 1900 BCE से 1300 BCE के बीच में जो यह सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, इसको डिसेंडेंट फेज कहा जाता है, पतन का काल, या फिर लेट हड़प्पन, एज लेट हड़प्पन, ठीक है। लेट हड़प्पन आप समझ रहे हैं, बीता हुआ हड़प्पन। द डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री, और सबसे अनोखा जो हड़प्पन पॉटरी था, यानी कि बर्तन बनाने की जो उनकी कला थी। ब्रिक्स था, ब्रिक्स कई प्रकार के होते थे उस समय यूज किए जाते, जैसे बैक्ड भी था और अनबैक्ड भी, बैक्ड भी और अनबैक्ड भी, यानी कि कच्ची ईंटें भी और भट्टी में पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। सील्स, मोहरें, वेट्स,
वेइंग, जैसे आज हम लोग तराजू के लिए जो यूज करते हैं ना, वेट, वेट यानी कि बटखरा कहा जाता है हम लोगों के इधर, आप लोग के इधर क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए बीड्स, मोतियां, ठीक है, कॉपर, तांबे, ब्रॉन्ज, कांसा, ठीक है, इन सभी के जो वस्तु थे पाए गए बिलोंगिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो किससे जुड़े हुए थे, हड़प्पन सभ्यता से, हैव बीन फाउंड इन द रीजन, जो पाए गए इन क्षेत्रों में, एज अ पार्ट एज अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और किस किस हिस्से में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में, प्रोविंसेस का मतलब क्षेत्रों में, इलाकों में, किस अभी वर्तमान में ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में। 1947 से तो पहले इंडिया में ही था ये पाकिस्तान भी। एंड द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, वैसे तो राज्य नहीं रहा, आप लोगों को पता ही है, ये अब यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में। कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, उन समय के जो वेट थे, बीड्स थे, मोतियां थी, ये सब बीड्स से संभवतः और मोतियां हैं, ठीक है, और वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन सॉरी, वेट्स है यानी कि बटखरा कहिए, ब्लेड्स हैं जिससे काटने वगैरह के काम में आता होगा, क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस मैप को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक है। इस मैप को समझते हैं हम लोग, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो झेलम है, रिवर है, जो चिनाब है, रावी है, उसके बाद सतलज है, ठीक है, गंगा यमुना यहाँ देख पा रहे हैं आप, इंडस है, तो हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सभ्यताएं बसी थी वो इंडस नदी के आसपास, ठीक है। अभी ये मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ अमरी, बालाकोट, बालाकोट स्ट्राइक से तो याद होगा ही बालाकोट। उसके चनहुद्रो देखिए, कोट दिज्जी, ठीक है, गनवारी वाला, कालीबंगन, बनावली, राखी गढ़ी, ये सब भारत में पड़ता है। कहाँ, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया, राखी गढ़ी हो गया, उसके मिठाई हो गया, ये सब कहाँ, तो भारत में पड़ता है इधर, ठीक है। और नदियों का नाम तो आप देख ही पा रहे, झेलम, चेनाब, रवि, रावी, सतलज, ये सब इंडस रिवर के। अब देखते हैं, ये देखिए धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा ये आप इंडिया में पड़ता है और गुजरात के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये भी हड़प्पन सभ्यता का ही क्षेत्र है। तो अब एक हिसाब से देखिएगा तो यह सभ्यता कैसे बसी हुई थी, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में, कैसे, त्रिभुजाकार क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे लेकर के चलेंगे तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में बसी हुई थी, ठीक है। तो आप देखें, चलिए पेंसिल ले ले जरा सा, ये ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो क्या बताइए आपको, यह सभ्यता करीब त्रिभुजाकार क्षेत्रों में बसी हुई थी। हालांकि वो समुद्र का मार्ग इसमें नहीं आएगा, ठीक है, और ये त्रिभुजाकार क्षेत्रों में बसी हुई थी यह सभ्यता, ठीक है, कैसे, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, you will find certain abbreviation related to dates in this book. BP stand for before present, यानी प्रेजेंट से पहले, BP अगर लिखा हुआ कहीं इस पुस्तक में नजर आएगा, दो बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, BC बिफोर कॉमन एरा बता चुके हैं आपको, CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, ठीक है। स्टैंड्स, अब देखिए E स्टैंड्स फॉर द लेटिन वर्ड, ठीक है, ये C है, C स्टैंड्स फॉर द लेटिन वर्ड्स सिरका एंड मीन्स अप्रोक्सीमेट, ये जिसका मतलब होता है लगभग, जहां सी लिखा होगा तो अप्रोक्सीमेट समझिएगा, लगभग। अब इस वर्ड को भी आप थोड़ा याद रखेंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया जाता है तो पता नहीं चलता है, सिरका, ठीक है, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है बिगिनिंग्स को लेकर के चलते हैं, उसके बाद हम लोग हड़प्पन सेटलमेंट को भी देखेंगे। तो there were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। mature हड़प्पन बता ही चुके हैं, तो उससे पहले पहला वाला जो फेज था उन लोग वो फॉर्मेटिव था फेज, और ये मेच्योर हड़प्पन पे आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हैं यानी पुरातात्विक संस्कृति हैं
जो इस क्षेत्र में थे, मैच्योर हड़प्पन क्षेत्र में, यानी कि मैच्योर हड़प्पन के समय में जो थे, ठीक है, उन क्षेत्रों की बात करें। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री, बहुत सारे अनोखे प्रकार के कलरफुल डिजाइन वाला क्या पोट्री बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था, जिसके साक्ष्य एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी साक्ष्य मिले किस चीज का, खेती का, यानी कि वो लोग खेती भी करते थे, एंड पास्टोरलिज्म, और क्या करते थे, पशुपालन करते थे, एंड सम क्राफ्ट्स, और कुछ नक्काशियां मिली है। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, जो सेटलमेंट था मैच्योर हड़प्पन में, और वो जो सेटलमेंट्स था वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे, एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। ये कब की बात हो रही है, फॉर्मेटिव फेज का बात हो रहा है, ठीक है, शुरुआती दौर में तो छोटे छोटे होते थे, और ये बड़े लार्ज बिल्डिंग्स नहीं बने होते थे, किसमें, फॉर्मेटिव फेज में। द रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट द इमरजेंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, और हाल में जो साक्ष्य मिले हैं ये इस चीज को प्रमाणित करते हैं, ये दर्शाते हैं इस चीज को और संकेत करते हैं कि जो हड़प्पन संस्कृति थी वो अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज थी, डेटेड अराउंड 7000 BC, करीब 7000 ईसा वर्ष पूर्व, या 7000 साल पहले, कहीं बिफोर कॉमन एरा है, तो 7000 साल पहले यहाँ पर क्या इसका डेट माना जाता है हड़प्पन सभ्यता का, किस चीज का, तो खेती का, ठीक है। तो हम लोग भी जानते हैं 7000 से 10000 साल पहले कृषि का, एग्रीकल्चर का मतलब शुरुआत हुआ ही था। द अर्बन फेज मैच्योर हड़प्पन वाज कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, लगातार जो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आते गया, इसी प्रकार क्या हुआ, वह जो फॉर्मेटिव फेज था यानी शुरुआती दौर से वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओर बढ़ा, यानी कि मैच्योर फेज में आया, ठीक है। एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे आंतरिक रूप से विकास होने लगा ड्यूरिंग द हड़प्पन फेज, हड़प्पन अर्ली हड़प्पन फेज के अंतर्गत ही, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको जानते हैं हड़प्पन सेटलमेंट का। सो फार मोर देन 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए 2000 से ज्यादा पुरातात्विक जो साइट्स हैं, क्षेत्र हैं, स्थान हैं, वो अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। कहाँ जी, डिस्कवर्ड का मतलब पता है आप लोगों को, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजे जा चुके हैं, कहाँ, तो इंडियन, भारतीय उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उप महाद्वीप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइट्स आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर तो अब डिस्टिंक्ट हो गई है, यानी कि विलुप्त हो गई है, ठीक है, अब तो वो गायब हो गया है ना जी, अब तो नजर नहीं आती है सरस्वती। लेकिन अगर हम बात करें इंडस रिवर, तो इंडस रिवर और सरस्वती नदी के आसपास ही ज्यादातर जो पाया गया है सभ्यता वो बसी हुई थी, ठीक है। नियरली 2/3 ऑफ दी सेटलमेंट्स आर इन द सरस्वती बेसिन। क्या कर रहा है, नियरली 2/3 ऑफ दी सेटलमेंट आर इन द सरस्वती बेसिन, 2/3 जो सेटलमेंट थे, लोग बसे हुए थे, जो क्षेत्र बसे हुए थे वो सरस्वती बेसिन के पास, ठीक है। सजेस्टिंग इट्स इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी महत्वता को दर्शाते हैं हड़प्पन सभ्यता का। अमॉन्ग दीज 5 मेजर सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब इनमें से 5 जो है अभी तक पहचाना जा चुका है। दीज आर राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड गरवारीवाला। तो अब ये जो 5 साइट्स का नाम बोले, कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो बोले, हड़प्पा बोले, ये फेमस सिटीज में से था, ठीक है, धोलावीरा हो गया और गनवाड़ी वाला। द रिमाइनिंग ऑफ द साइट्स एंड कम अंडर the remaining sites come under different categories such as regional centers, agricultures, villages, ports and manufacturing sector। यहाँ क्या क्या इस रीजनल सेंटर्स में, रीजनल सेंटर्स मिला है, ठीक है, रीजनल सेंटर का मतलब केंद्र एक प्रकार का समझिए, जहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता होगा। एग्रीकल्चरल विलेजेस मिले हैं, पोर्ट्स मिला है, यहाँ तक कि वो लोग शिप्स के द्वारा ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे, अगर पोर्ट्स मिला है, पोर्ट्स का अवशेष मिला है तो। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, और बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी था, यानी कि जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी की ओर। और अगर आप मैप की ओर देखते हैं, इफ यू लुक एट मैप्स 1 and 2 यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो आप जब मैप पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो हड़प्पन सभ्यताएं थी वो मैच्योर हड़प्पन, वो उसी स्थानों पर बनी जहां हड़प्पन अर्ली हड़प्पन कल्चर्स होता था, यानी कि पहले से जहां बसे आ रहा था सेटलमेंट, जो इंडिकेट क्या करता है, दीज कल्चर ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में ही समानताएं पाई गई है, यानी कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पन दोनों में समानता पाई, इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। द हड़प्पन एट
अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, अनेक प्रकार के यानी कि पौधों से प्राप्त जो फूड है उसका उसका उपयोग करते थे। एनिमल प्रोडक्ट उपयोग करते थे, यानी कि जानवरों से मांस, दूध, ये सब का प्रयोग करते थे, इंक्लूडिंग फिश, जिसमें मछली भी शामिल थी। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस। इससे पुरातत्व जो हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों के खाने का, क्या खाते थे वो लोग, किस प्रकार के से पोषण प्राप्त करते थे, इसके बारे में पता लगाते हैं। फ्रॉम फाइंड्स अ चर्ड ग्रेन्स, यानी कि पीसे हुए अनाजों से, एंड सीड्स, और बीजों से दी जा। अच्छा, जो आर्कियोलॉजिस्ट उस समय के फूड के या पुराने समय का या प्राचीन समय का जो फूड है या ग्रेन्स है उसके बारे में स्टडी करता है, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर्के बोटेनिस्ट। क्या कहा जाता है? आर्के बोटेनिस्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्के बोटेनिस्ट कहा जाता है, हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं प्राचीन पौधों के अवशेष के बारे में स्टडी करने में, उसके संबंध में जानकारी देने वाले, उन्हीं से हम लोगों को प्राप्त होता है, या वो ही तर्क देते हैं कि वो कितना पुराना है या किस प्रकार का है, किस प्रकार से डाइटरी सिस्टम रहा होगा, कैसे वो लोग खाते होंगे, किन किन पौधों का इस्तेमाल करते होंगे। तो जो अवशेष मिला उसका स्टडी कौन करते हैं? प्लांट से रिलेटेड, तो वो करते हैं आर्के बोटेनिस्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, बहुत हड़प्पन साइट्स पे क्या पाए गए? ग्रेन्स, यानी कि अनाज के दाने पाए गए। जे कौन कौन से? तो वीट, बार्ली, ठीक है, मिलेट्स, लेंटिल, ठीक है, चिकपी, सफेद मटर, ठीक है, चिकपी। अब देखिए आप, वीट गेहूं हम लोग जानते हैं, बार्ली जौ, लेंटिल हो गया, दाल हो गया, चिकपी सफेद मटर हो गया, सेसमे जो आप देख पा रहे हैं ये संभवतः सेसमे तिल को कहा जाता है। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज भी की भी खेती करती थी। खासतौर पर किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। कहाँ पाए गए हैं? तो गुजरात के इलाकों में, गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार आप पेन डाउन कर लेंगे। पेन डाउन से मतलब मेरा तात्पर्य है ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, यानी कि लिख लें आप, नोट कर लें इसको आप। अभी से चलिए हम लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। फाइंड्स ऑफ द राइस एंड रिलेटिवली रेयर, और खासतौर पे गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ देखिए राइस वगैरह के, चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग धान की भी खेती करते थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, सीप, गॉड, बफेलो एंड पिग। इन सभी, देखिए कैटल जैसे पशु हो गए, कौन कौन से पशु से? सीप हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, भैंस हो गए, और सुअर वगैरह के भी बोन्स पाए गए हैं। इससे पता चलता है वो लोग मांस वगैरह का भी प्रयोग करते थे, एनिमल से भी ऑब्टेन करते थे वो लोग। स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, इसके बारे में, ये जो बोन्स वगैरह है इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट, और जूओ आर्कियोलॉजिस्ट, और जू आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, या आर्कियोलॉजिस्ट या फिर जूओ आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंडिकेट दैट दीज एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। इससे पता चलता है कि वे लोग क्या करते थे, इन जानवरों को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज, जंगली जानवरों के भी हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सच एज बोर, जैसे जंगली सुअर हो गया, डियर हो गया, हिरन हो गया, घड़ियाल हो गया। अच्छा, अब ये सबको तो डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता होगा, ये सब तो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन इनके भी बोन्स मिले हैं। आर ऑल्सो फाउंड, वी डोंट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है कि वे लोग स्वयं शिकार करते थे या फिर ऑब्टेन करते थे, मीट प्राप्त करते थे फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज से। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड। अच्छा, फिश के और फॉल के भी हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगला जो हम लोगों का टॉपिक है इसी चैप्टर का, देखिए एक दिन में तो पॉसिबल नहीं, और आपके लिए भी वो हाइंड्रेंस हो जाएगा, सर दर्द बन जाएगा एक साथ अगर लेकर के चलेंगे कंटिन्यूसली। तो अगला क्लास जो है हम आपको कल देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आइए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।